नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मंत्रिमंडल की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल के गठन और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या भेद है इसकी भी चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल के गठन के बारे में आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल के गठन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन है और संसदात्मक शासन की यह विशेषता होती है कि राज्य का अध्यक्ष या कार्यपालिका का अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका का अधिकारी नहीं होता है, वरन प्रधानमंत्री जो कि ब्रिटेन की संसद के निम्न सदन के बहुमत दल का नेता होता है, उसी के पास ही यह वास्तविक शक्ति होती है। सर्वप्रथम बहुमत दल के नेता को राजा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसकी नियुक्ति के पश्चात वह नया प्रधानमंत्री नई संसद में से अपने मंत्रियों की सूची राजा के सम्मुख प्रस्तुत करता है और राजकीय मंत्रणा के पश्चात राजा उन मंत्रियों को प्रिवी परिषद के सम्मुख शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यदि आम चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो राजा अपने स्वविवेक से उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है जो राजा को यह विश्वास दिला सकता है कि एक निश्चित समयावधि में वह संसद का या सदन का बहुमत हासिल कर लेगा। जब सदन में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, केवल वह स्थिति होती है जब राजा को मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के चयन में स्वविवेक के कारण महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इस विशेष स्थिति के अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल के निर्माण और उसके विघटन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल अब राजा या किसी भी प्रधानमंत्री के लिए सामान्यतः विभिन्न अभिसमयों पर आधारित व्यवस्था बन चुका है। मंत्रिमंडल के बारे में ब्रिटेन में अनेक अभिसमय हैं जिनका पालन करना प्रत्येक प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है। प्रथम अभिसमय यह है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के लिए उन्हीं लोगों का चयन करेगा जो उसके स्वयं के दल के सदस्य होते हैं। वह उस दलीय एकता और एकरूपता के सिद्धांत का पालन करता है जो संसदीय शासन का प्राण तत्व है। दूसरा, वह पूरे देश के समस्त क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो जाए, यह भी देखने का प्रयास करता है और ब्रिटेन के क्षेत्रीय हितों की तुष्टि करने का प्रयास करता है। देश के सभी जातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व हो पाए, यह भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण के समय ध्यान रखता है। और इसका एक सबसे जो बड़ा उदाहरण है जो ब्रिटेन में वर्तमान में देखा जा सकता है और भारतीयों के लिए भी यह गर्व का विषय है कि वर्तमान में ब्रिटेन में वित्त मंत्री और गृह मंत्री जैसे दोनों महत्वपूर्ण पद भारतीयों की ब्रिटेन में बढ़ती हुई राजनीतिक महत्व को दर्शाने वाले ये पद हैं और आज इन दोनों ही पदों पर दो भारतीय स्थापित हैं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में ऋषि सुनक को वित्त मंत्री बनाया गया है, जो कि भारत की प्रमुख आईटी कंपनी
इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक आज वहां पर वित्त मंत्री हैं और वहां की गृह मंत्री है प्रीति पटेल, वो भी भारतीय मूल की महिला हैं। और वित्त व्यावसायिक मामलों में वहां पर जो बिजनेस सेक्रेटरी के नाम पर आलोक शर्मा को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आज का जो ब्रिटेन का समाज है, जिसमें केवल अंग्रेज ही नहीं वरन एशियाई जातियों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है, उन एशियाई जातियों का भी ब्रिटेन के संसद के निर्वाचन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसी योगदान का परिणाम है कि अब वहां की राजनीति में एशियाई समुदाय के लोगों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री इस बात का भी ध्यान रखता है कि मंत्रियों का चयन वो संसद के दोनों सदनों में से करे। यद्यपि अधिकांश सदस्य कॉमन सभा में से ही लिए जाते हैं, किंतु कम से कम 3 सदस्यों का लॉर्ड सभा में से भी प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। लॉर्ड सभा के जो अध्यक्ष हैं, लॉर्ड चांसलर, वो आवश्यक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। कुछ अन्य लॉर्ड्स को भी मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया जाता है। इसका कारण वो अभिसमय है जिसके अनुसार प्रत्येक मंत्री केवल अपने सदन में ही मतदान कर सकता है और अपने सदन में ही भाषण दे सकता है जिसका वह सदस्य है। और विभिन्न कानूनों के निर्माण के समय जब कोई भी विधेयक लॉर्ड सभा में जाता है तो सदन के सामने सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई न कोई मंत्री वहां पे अवश्य उपस्थित होना चाहिए। इसलिए लॉर्ड सभा से कम 3 या 4 या 5 सदस्य अवश्य मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं। कुछ व्यक्ति अपने पद के कारण आवश्यक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं, जैसे प्रीवी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड प्रेसिडेंट को अपने पद के कारण हमेशा ही मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, जो कि वहां की जो राजकोष हैं उनके प्रमुख होते हैं, वे भी आवश्यक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। और लॉर्ड प्रिवी सील भी आवश्यक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री पर यह भी दबाव रहता है कि वह अपने संसदीय बहुमत दल में से प्रभावशाली व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि वस्तुतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में समानों में प्रथम की स्थिति में है। बहुत से ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री यद्यपि मंत्रिमंडल में लेना चाहे या न लेना चाहे, किंतु उनके प्रभाव के कारण वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री पर अपने राजनीतिक दल का और राजनीतिक नेतृत्व का भी यह दबाव रहता है कि उसे कुछ व्यक्तियों को जो दल में अत्यंत महत्व के हैं उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान देना ही पड़ेगा। मंत्रिमंडल में आने के लिए यह एक महत्वपूर्ण शर्त है कि केवल संसद के दोनों सदनों में से किसी सदस्य को ही मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री यदि चाहे तो किसी गैर संसद सदस्य को भी मंत्रिमंडल में स्थान दे सकता है, किंतु यदि वो ऐसा करता है तो उस मंत्री के लिए आवश्यक है कि वो मंत्री बनने के 6 माह के भीतर ही संसद के किसी भी सदन की सदस्यता आवश्यक रूप से ग्रहण कर ले, और यदि वो संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा।
मंत्रियों की जो सदस्य संख्या है वो लगभग 18 से 20 होती है। 1937 के राजमुकुट मंत्री अधिनियम या मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट में यह मंत्रियों के मंत्रालयों की संख्या को निश्चित कर दिया गया है। प्रत्येक मंत्रालय का प्रमुख मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता है, किंतु मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कैसे किया जाना है, इसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री का स्वविवेक ही महत्वपूर्ण रहता है। प्रधानमंत्री की स्वयं की इच्छा के अनुसार ही विभिन्न मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है। वह स्वयं भी चाहे तो कुछ विभागों को अपने नियंत्रण में रख सकता है और वह चाहे तो किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक विभाग का दायित्व भी सौंप सकता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल के गठन में और विभिन्न विभागों के वितरण में यद्यपि प्रधानमंत्री का स्वविवेक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, किंतु साथ में यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन में स्थापित राजनीतिक परंपराओं के अनुसार वह उन परंपराओं का उल्लंघन भी नहीं कर सकेगा और साथ ही वह अपने दल के वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की भी उपेक्षा नहीं कर सकता और उन्हें उनके परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल के साथ ही एक दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है, वो है मंत्रिपरिषद। हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद ये दोनों समानार्थी प्रतीत होते हुए भी समानार्थी शब्द नहीं हैं, किंतु इनमें कुछ तकनीकी भेद विद्यमान हैं जिन्हें हमें समझ लेना चाहिए। वस्तुतः मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है और मंत्रिपरिषद के भीतर ही एक अधिक प्रभावी छोटी समिति के रूप में कार्य करती है। विभिन्न आधारों पर इनके अंतर को समझा जा सकता है। पहला है आकार संबंधी अंतर। जहां मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 60 से 70 या 80 तक हो सकती है, वहीं मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या इसकी लगभग 1/4 होती है, अर्थात 18 से 20 मंत्रिमंडल में सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार आकार की दृष्टि से मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ी संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक छोटी संस्था है। पद की दृष्टिकोण से यदि बात किया जाए तो मंत्रिमंडल में सभी विभागों के अध्यक्ष मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो यद्यपि किसी भी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते, किंतु अन्य पदों पर होने के कारण वे मंत्रिमंडल में अवश्य स्थान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे प्रिवी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल के आवश्यक रूप से सदस्य होते हैं, लॉर्ड सभा के अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर भी, और इसी प्रकार से लॉर्ड प्रिवी सील भी आवश्यक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, यद्यपि वे किसी भी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते। इस प्रकार इन विभागीय अध्यक्षों और इन अन्य पदों पर होने के कारण इन लोगों के अतिरिक्त मंत्रिमंडल में अन्य लोग नहीं होते। इनको मिलाकर के 18 से 20 व्यक्तियों की यह एक छोटी सी समिति होती है, किंतु मंत्रिपरिषद में ये सभी होते हैं। इनके अतिरिक्त भी इनकी सलाह और इनकी सहायता के लिए प्रत्येक विभाग के लिए कुछ अन्य मंत्रियों को भी, अन्य जूनियर मंत्रियों को भी मंत्री परिषद में स्थान दिया जाता है, जिन्हें कि राज्य मंत्री या संसदीय सचिव कहा जाता है। राज्य मंत्री और संसदीय सचिव कहा जाता है। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष या प्रत्येक मंत्री
के कार्यों में सहयोग देने के लिए उस मंत्रालय में एक राज्य मंत्री और एक संसदीय सचिव अवश्य होता है। जैसे गृह मंत्री के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक गृह राज्य मंत्री और एक संसदीय सचिव होगा। इसी प्रकार से वित्त मंत्री के सहयोग के लिए एक वित्त राज्य मंत्री और एक वित्त संसदीय सचिव, विदेश मंत्रालय के लिए इसी प्रकार से ये जो राज्य मंत्री और संसदीय सदस्य हैं, संसदीय सचिव हैं, ये विभिन्न विभागों में विभागीय कार्यों को देखने के लिए मंत्रिपरिषद में लिए जाते हैं। ब्रिटेन में राजमहल के 5 राजनीतिक अधिकारियों को भी मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाता है। ये हैं राजमहल के कोषाध्यक्ष, नियंत्रक, राजमहल के प्रधान कर्मचारी। कम से कम 5 अधिकारियों को मंत्रिपरिषद में अवश्य स्थान दिया जाता है। इस प्रकार इन 5 प्रकार के जो विभिन्न कैटेगरीज हैं, इन सभी को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाता है और इस कारण मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था बन जाती है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में निश्चय ही वेतन संबंधी अंतर भी होता है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वे अपने अपने विभागों के अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री होते हैं, इनका वेतन अधिक होता है, जबकि राज्य मंत्रियों का उनसे कम होता है। संसदीय सदस्यों सचिवों का वेतन और भत्ते उनसे भी कम होते हैं। कार्य और शक्ति की दृष्टि से मंत्रिमंडल शासन का चुंबक है। मंत्रिमंडल ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरा शासन तंत्र संचालित रहता है। मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियां अद्वितीय हैं, बहुत अधिक हैं और मंत्रिपरिषद शक्तियों की दृष्टि से पूरी तरह से मंत्रिमंडल के सहयोगी की भूमिका में रहते हैं। इस प्रकार से यदि शक्ति की बात करें तो शक्ति का केंद्र मंत्रिमंडल है, न कि मंत्रिपरिषद। फिर भी सदन के सामने केवल मंत्रिमंडल ही नहीं वरन संपूर्ण मंत्रिपरिषद का ही सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सभी मिलजुल करके व्यवस्थापिका के सामने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अनेक रूप देखने को मिलते हैं और ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं, वो अन्य राज्यों में नहीं देखी जाती। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण रूप है वो सामान्य मंत्रिमंडल का होता ही है और वही शासन की महत्वपूर्ण शक्तियों का संपादन करता है। किंतु दूसरा महत्वपूर्ण रूप है छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में शासक दल के समान ही संसद के विरोधी दल के द्वारा बनाया जाता है। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है किंतु संसद में बहुमत दल के अतिरिक्त जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है उसे राजा के विरोधी दल का दर्जा प्राप्त होता है। राजा का यह विरोधी दल आवश्यक रूप से सदन में अपने एक छाया मंत्रिमंडल का गठन करता है। विरोधी दल का जो नेता होता है उसे छाया मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के तौर पर स्थान ग्रहण करता है और यह छाया मंत्रिमंडल का जो विरोधी दल का नेता है यह भी राजा का ही विरोधी दल का नेता कहलाता है। इस प्रकार वहां की यह अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है कि
सरकार का प्रधान और विरोधी दल का प्रधान ये दोनों ही राजा के ही माने जाते हैं। राजा से इनका कोई भी विरोध नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के चयन में पूरी तरह से स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेता है, उसी प्रकार छाया मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष है, छाया प्रधानमंत्री, वह भी संसद के अपने सहयोगियों में से ही एक छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। और ये विभिन्न विभागीय अध्यक्षों की तरह ही इनका दायित्व भी विभिन्न विभागों को संभालने का होता है और विभिन्न विभागों में उनके संसदीय प्रतिपक्षी नेता क्या कर रहे हैं, इस बात की जांच और खोज करने का कार्य इनका निरंतर रहता है। उदाहरण के तौर पर गृह मंत्री का कार्य है गृह मंत्रालय को भली प्रकार से संचालित करना, और छाया गृह मंत्री का कार्य है इस बात पर निगरानी करना, नजर रखना और नियंत्रण रखना कि गृह मंत्री अपने गृह मंत्रालय का संचालन ठीक प्रकार से कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि गृह मंत्रालय में कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो छाया गृह मंत्री उस अनियमितता का अध्ययन करता है, उसे जनता के सम्मुख उजागर करता है और इस प्रकार विरोधी दल के रूप में अपने महत्वपूर्ण दायित्व का संपादन करता है। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन की राजनीति की एक ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसने ब्रिटेन में मंत्रियों के राजनीतिक अनुभव को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि चुनावों में हारने के पश्चात भी ये केवल आलोचना का कार्य नहीं करते, वरन ये विभिन्न छाया मंत्रियों के रूप में निरंतर विभिन्न अपने विभागों के संपर्क में रहते हैं। इन्हें इस बात की जानकारी रहती है कि प्रत्येक विभाग में क्या काम चल रहा है और किस प्रकार से चल रहा है, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं है। इस प्रकार ये इनका राजनीतिक प्रशिक्षण निरंतर चलता रहता है और ये हर समय सरकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। छाया मंत्रिमंडल की जो विशेषता है वो यही है कि यह वास्तविक मंत्रिमंडल की तरह ही एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है और यह सदैव ही सत्ता संभालने के लिए तैयार रहता है। 1937 के मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट में छाया मंत्रिमंडल को अब संवैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है और इसके अनुसार विरोधी दल के नेता को ही छाया मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है और इस हैसियत से उसे निश्चित वेतन भी प्रदान किया जाता है। मंत्रिमंडल का एक दूसरा रूप है संयुक्त मंत्रिमंडल। संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन तब किया जाता है जब आम चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत नहीं मिल पाता है और बहुमत के अभाव में राजा सभी दलों के नेताओं को बुलाकर के मंत्रणा करता है और उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। किसी आपातकालीन परिस्थिति में भी राजा यदि आवश्यक समझे तो संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है ताकि पूरा देश अपने एकता के साथ उस आपातकाल से बाहर निकल सके। भूतकाल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और 1930 की आर्थिक मंदी के दौरान भी राजाओं ने संयुक्त मंत्रिमंडलों का गठन किया था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। मंत्रिमंडल का एक अन्य रूप है युद्ध मंत्रिमंडल। यह विशेष रूप से युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। प्रथम महायुद्ध और दूसरे महायुद्ध दोनों ही समय में युद्ध मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। युद्ध के समय में सामान्य मंत्रिमंडल ठीक प्रकार से कार्य
नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध संबंधी आवश्यकताएं भिन्न प्रकार की होती हैं। उस समय वित्त, विदेश और रक्षा संबंधी मामले सर्वाधिक प्राथमिकता में आ जाते हैं और त्वरित निर्णय करने की आवश्यकता होती है। इसलिए युद्ध मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मुख्यतः युद्ध मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं। इसके अलावा विरोधी दल के नेता को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। क्योंकि युद्ध के समय आर्थिक और सैनिक महत्व बढ़ जाता है, इसलिए शासन की नीति में सर्वोच्च स्थान पर युद्ध को ही प्राथमिकता में रखा जाता है। युद्ध संबंधी आवश्यकताओं के ही संचालन के लिए सामान्य मंत्रिमंडल से अलग एक युद्ध मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया जाता है। ये युद्ध संबंधी आवश्यकताओं के बने रहने तक बना रहता है और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। मंत्रिमंडल का एक अन्य रूप है आंतरिक मंत्रिमंडल। आंतरिक मंत्रिमंडल भी मंत्रिमंडल के भीतर ही एक और छोटी समिति होती है जो प्रधानमंत्री के अत्यंत विश्वासपात्र और वरिष्ठ मंत्रियों की समिति होती है। जिस प्रकार मंत्रिपरिषद के भीतर ही एक छोटी समिति के रूप में मंत्रिमंडल कार्य करता है, उसी प्रकार मंत्रिमंडल के भीतर ही एक छोटी समिति के रूप में आंतरिक मंत्रिमंडल भी कार्य करता है, जिसकी सदस्य संख्या मात्र 4-5 सदस्य होते हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जिनमें वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इत्यादि प्रधानमंत्री के साथ बने रहते हैं। वस्तुतः आंतरिक मंत्रिमंडल ही वो धुरी है जो समस्त शक्ति का केंद्र बन गई है। प्रधानमंत्री केवल इन 3-4 मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से महत्वपूर्ण निर्णय करता है जो मंत्रिमंडल में प्रस्तुत कर दिया जाता है। मंत्रिमंडल उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। उसके पश्चात वो निर्णय राजा के पास अंतिम हस्ताक्षर के लिए चला जाता है। इस प्रकार ब्रिटेन में संसदात्मक शासन का जन्म हुआ, उसका विकास भी हुआ और यह भी कहा जा सकता है कि ब्रिटेन ही वो देश है जहां पर मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का भी एक सुनियोजित तरीके से विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार के मंत्रिमंडलों की स्थिति यह दर्शाती है कि ब्रिटेन में शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वहां पे उसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर दिया गया है। धन्यवाद।